जी, एक और आशंका है। आशंका क्या है, बिल्कुल साफ है, बात सामने है सबके। आप एडवांस तो तब देते हैं ना जब आप मेंस में एक रैंक लाते, एक क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप जो चाहते हैं कि एबिलिटीज़ हम टेस्ट कर लें या क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर लें, अगर वो एनटीए में नहीं होता, अगर वो मेंस में नहीं होता, तो आपके तो पोटेंशियल जो कैंडिडेट थे, जो 14 लाख, इस बार 14.5 लाख, 16 लाख, चाहे आप जितना जोड़ लो, आपके पास जो आते हैं वो तो फिल्टर होके ही आते हैं। और उस फिल्टर में तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप करना चाहते हैं, तो फायदा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ फ़िल्टरिंग है, जिसमें 14 लाख या 13 लाख जो भी बच्चे होते हैं, उसमें जो 2.5 लाख, 2,52,000 बच्चे जो लिए जाते हैं एडवांस के लिए, वो फर्स्ट लेवल ऑफ फ़िल्टरिंग तो जेईई मेन से ही होती है। जेईई एडवांस में तो वही बच्चे आते हैं जो जेईई मेन से फ़िल्टर होके आते हैं। तो ऑब्वियसली एक लेवल की स्क्रीनिंग तो वहाँ पे हो गई है। यहाँ पे आके ऑब्वियसली एक लेवल की फ़िल्टरिंग हो चुकी है, बट हाँ, अगर ये टेस्ट अडैप्टिव होता है, तो एक नया स्किल आप बच्चे की चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बनेगी वो ये बनेगी कि जब टेस्ट अडॉप्टिव हो जाएगा, तो उसका जो एग्जाम पेपर लीकेज भी एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या सालों से रही है। तो लीकेज की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि जीरो हो जाएगी जब हम इस टेस्ट को अडैप्टिव कर देंगे, क्योंकि कोई एक फिक्स क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसको आप बाहर निकाल के और छात्रों के अंदर पास चला जाए, किसी और मीडियम से उसको सॉल्व किया जा सके। तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है मनोज जी की स्क्रीनिंग तो नॉर्मल प्रोसेस से ही हो रही है, जो खुद भी एक क्वेश्चनेबल प्रोसेस है। वैसे तो स्टैटिस्टिकली है वो, इतनी सारी शिफ्टों में इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा तो अनफेयरनेस है ही। बट हाँ, फर्स्ट राउंड तो वैसे ही है, सेकंड राउंड के लिए अडेप्टिव आप कर रहे हैं, उससे और शायद बेटर स्किल चेक होगी। बट हाँ, मैं इतना जरूर श्योर हूं कि इससे किसी भी तरीके की एग्जाम के अंदर जो अनफेयर मीन्स का जो प्रोसेस था वो जरूर जीरो हो जा रहा है। कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें तो रहेंगी, कुछ राइट। उसमें वो तो हम पहले से, हमारा मतलब आप यही कि फर्स्ट अजम्पशन यही है कि जो आप कर रहे हैं वो कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उस थोड़ा उसको और मजबूती मिले। तो चलिए, मान लिया ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन माहेश्वरी जी ये बताइए कि फिर अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में नॉर्मलाइजेशन, अभी हम देखते हैं कि अलग अलग आप सीटिंग्स में लेते हैं, और तो उसके नॉर्मलाइजेशन और इसको लेके तमाम तरह की बातें उठती है। हालांकि उतनी उठती नहीं जितनी उठनी चाहिए। शिक्षा जगत हमारा देश का ऐसा है जिसके बारे में जितने सवाल होने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, जितनी चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मगर फिर भी आप लोग अंदर के लोग हैं, आपको तो मालूम होगा, ये भी सवाल भी उठेगा इसमें, एडाप्टिव टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो। अगर देखिए, दो क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा था कि आपका पहला लेवल जो है, फर्स्ट लेवल पर तो आपने अडाप्टिव रखा ही नहीं, तो आपका तो प्रोसेस वहीं फेल हो गया। बाद में अडाप्टिव करने से क्या फायदा है? सेकंड जो क्वेश्चन आपका है कि अडाप्टिव में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो अडाप्टिव का जो कंसेप्ट होता है, जो पीछे इसके थ्योरी होती है, वो थ्योरी काफी हद तक इसको एड्रेस कर देती है इस इशू को, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिकल बेसिस पर आप एनालिसिस करते हैं और उसकी काफी एक्यूरेसी है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट रेस्पॉन्स देता है उसमें आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी होती है, और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिसमें ग्लोबली ये माना गया और प्रूव भी है कि एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन की काफी हद तक आ जाती है। तो वैसे ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर ये उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए, प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाए। उसके लिए इनको काफी डेटा की जरूरत पड़ेगी, और 2-3 साल तक स्टूडेंट्स के डेटा को इनको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट और इजी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अडेप्टिव एग्जाम दे रहा है, और पहला क्वेश्चन को अगर आप ग्रेड करते हैं कि ये लेवल 2.0 का क्वेश्चन है और ये उससे नहीं हुआ, और दूसरे को आप लेवल 1.5 ग्रेड का क्वेश्चन देते हैं, तो ये तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये कोई एक व्यक्ति विशेष करता है उन ग्रेडिंग को, तो फिर उसमें बायसनेस आ जाती है और फिर पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो यू नीड लॉट ऑफ डेटा, एंड दोस डेटा में कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, उसके लिए काफी आपको उस पर काम करना पड़ेगा, काफी बच्चों को एग्जाम को एक्सपोज करना पड़ेगा, तब जाकर आप वो अडेप्टिव पर पहुंच पाते हैं, प्रॉपर अडेप्टिव कर पाते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में एरर होती है, और वो जो रेस्पॉन्स थ्योरी है इनका, जो आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी है, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए, डिविएशन को मिनिमम करने के लिए काफी डेटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना डेटा अवेलेबल अभी आईआईटी के पास है। शायद
ये जो अभी आपने शुरू में बोला था कि 2 महीने पहले हिस्सा लेके मॉक टेस्ट देंगे, उसका पर्पज ही यही है कि इनको डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा के बेसिस पर अपना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है और इसलिए नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो अभी शुरुआत में एड्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा, परंतु हाँ, लंबे समय के बाद जब काफी डेटा इनके पास हो जाएगा तो इसमें काफी एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए पूरा विश्वास। क्यों चाहिए? क्योंकि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें ही बहुत सारे सवाल हैं। और अगला सवाल सौरभ जी आपके लिए है, इसी से जुड़ा हुआ। बहुत बड़ा मसला है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ मजबूरी है कि जो एक सिस्टम बना दिया गया, जो एक लाइन बना दी गई, उसी लाइन में खड़े होकर उस सिस्टम को आपको फेस करना है। और आपका जो प्रॉब्लम है लाइफ का प्रॉब्लम है, चाहे आप आईआईटी में जाएं या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, आपको अपना करियर बनाने में लगना है। 1-2 साल का समय होता है जब आप ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पारदर्शिता का सवाल है। इस तरीके से सिस्टम में जब नई नई चीज़ें आती हैं, क्या उनका फुल प्रूफ होना और पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपने जैसे शुरू में भी कहा कि स्ट्रेस को कम करने की बात है, तो बच्चे के लिए तो और पेरेंट के लिए, इंडियन पेरेंट के लिए ख़ास तौर से बच्चे का करियर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे आदमी बच्चे की सोच या एक जो फैमिली की सोच होती है, उसमें वो करियर को डू और डाई टाइप भी बहुत बार लेते हैं, आप देखते भी होंगे न्यूज़ के अंदर कंटिन्यूअसली। तो सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट हो, जितना एफिशिएंट हो, उतना ही ईज़ी है उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। तो अभी जैसे हम एडवांस के जो अडैप्टिव होने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे एसएटी का एग्ज़ाम भी था, वो बहुत साल पेन एंड पेपर रहा, उसके बाद वो कंप्यूटर गया और फिर वो अडैप्टिव हुआ, जो विश्व में यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एंट्रेंस का अगर हम एग्ज़ाम मानते हैं तो। तो बहुत ही जल्दी इसको 1 साल में अगर कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कि उतना ये डेटा उस पे बना पाएँगे, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का मॉडल जो है उसको बनाने में समय लगता है। तो सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, वरना जो जैसे जेईई मेन में हम हर साल स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस सुनते हैं कि इस शिफ्ट में ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड होते हैं। कोर्ट भी उन प्लीज को नॉर्मली रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि एनटीए से ही आप संपर्क करें। तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी का इशू थोड़ा सा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत रोबोस्ट प्रोसेस और बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने की जरूरत है अगर हम सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, जिससे कि हर बच्चा, हर माँ बाप, हर जो भी इसके साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं, उन सभी को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम से स्कोर्स का जो है वो पता चले। हालांकि जो एडेप्टिव टेस्ट ट्रांसपेरेंसी होता है जी। उसके अंदर स्कोर जो आते हैं उसकी वैलिडेशन है। जी जी। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन सोचिए आप कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, मतलब ऐसा मत सोचिए कि क्लास 11-12, क्लास 1 में बच्चा जाता है, बच्चा मेधावी है। इस देश में कोई भी बच्चा जब मेधावी होता है तो एक सपना उसका आईआईटी का पनपता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या आईआईटी काउंसिल सिर्फ अपने लिए बेस्ट छांटने की, बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, या उन लोगों के बारे में भी सोच रहा है जो कि शायद बेस्ट नहीं है, जो आईआईटी के कैंपस में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को वो हिस्सा है और इसको सफल बनाने में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद।